नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। आप सबसे पहले मेहमानों से परिचय करवा दें। भाविक पटेल है हमारे साथ टेरबुल सिक्योरिटीज से, दिव्या गगलानी है एक्सिस सिक्योरिटीज से और अजय केडिया है केडिया कमोडिटी से। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। साथ ही आगे हमारे साथ नरेंद्र तनेजा भी होंगे, जाने माने एनर्जी एक्सपर्ट। सबसे पहले टॉप 10 खबरें देख लेते हैं कि आज किस तरह का एक्शन दिख रहा है। गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो फेड की बैठक से पहले आज दायरे में ही कारोबार हो रहा है। कल फेड का ब्याज दरों को लेकर फैसला आएगा। 74,300 के आसपास चांदी और 59,100 के आसपास गोल्ड ट्रेड कर रहा है। क्रूड की रफ्तार बढ़ती जा रही है। हफ्ते भर में अब 5% की तेजी आ चुकी है। ब्रेंट $83 के ऊपर आ चुका है। नेचुरल गैस पिछले हफ्ते 7% तक की तेजी दिखी, आज 1% से ज्यादा मजबूत है। 225 रुपए के आसपास MCX पर नेचुरल गैस ट्रेड कर रहा है। कॉपर 1% के आसपास की तेजी है, 735 रुपए के ऊपर है। चीन का फैक्टर यहां पर सपोर्ट कर रहा है। जिस तरह से वहां पे पॉलिसी सपोर्ट देने की तैयारी है ग्रोथ को लेकर, उससे मेटल को फायदा मिल रहा है। जीरे की बात करें तो आज दायरे में है, हल्की तेजी दिख रही है। 60,500 रुपए के ऊपर जीरा का वायदा ट्रेड कर रहा है। हल्दी में भी हल्की तेजी है, 12,900 के आसपास। धनिया शुरुआती तेजी अब गायब हो गई है, अब 7,800 के आसपास है। अब हल्की कमजोरी दिख रही है। हालांकि जो आंकड़े हैं वो काफी सपोर्टिव है, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट से सपोर्ट मिल रहा है। गेहूं में अब तेजी बनती दिख रही है। यूएस में $7.3 के ऊपर पहुंच चुका है और हफ्ते भर में 15% का उछाल गेहूं के दाम में आ चुके हैं। शुगर आइस पर 26 सेंट के करीब है। क्रूड में तेजी से सपोर्ट मिल रहा है। मॉनसून की चाल भी एक बार देख लेते हैं कि मॉनसून की चाल अब तक किस तरह की रही है। तो मॉनसून देश भर में अब तक सामान्य से 5% ज्यादा बारिश हुई है और कल देश भर में 39% ज्यादा बारिश हुई थी। यूपी को छोड़ उत्तर पश्चिम भारत में अब तक भारी बारिश हुई है। मध्य भारत और मध्य भारत में भी अब तक अच्छी बारिश हुई है, लेकिन पूर्वी और उत्तर पूर्व भारत में सूखे की स्थिति बनी हुई है। आज कहां बारिश हो सकती है तो वो आंध्र प्रदेश को लेकर, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक और केरल को लेकर बारिश का अनुमान है। साथ ही गुजरात, मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में आज बारिश का मौसम विभाग का अनुमान है। अब तक सबसे ज्यादा बारिश कहां हुई है तो बड़े राज्यों में गुजरात, जहां पर सामान्य से अब तक 95% ज्यादा बारिश हुई है। राजस्थान में 88% ज्यादा, जबकि पंजाब में 52 और हरियाणा में 50 और दिल्ली में सामान्य से 46% अब तक ज्यादा बारिश हुई है। कम बारिश वाले राज्य हैं उसमें झारखंड सबसे टॉप पर है। सामान्य से यहां पर 44% कम बारिश हुई है। बिहार में सामान्य से 43% कम, केरल में 36% कम और यूपी में अच्छी रिकवरी के बाद फिर से यहां पर डेफिसिट की स्थिति बन गई है। 9% कम बारिश हुई है। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। हमारे साथ नरेंद्र तनेजा जी भी हैं। तनेजा जी, सीधा सवाल आपसे क्रूड पर ही करेंगे। बताइए क्या हो रहा है सर? कच्चे तेल के दाम तो धीरे धीरे लगातार ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। $83 के पार अब ब्रेंट निकल चुका है। अब कौन कौन से नए लेवल ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ किया है, लेकिन मुझे लगता नहीं है जो डिमांड का जो लैंडस्केप है, जब देखते हैं कि डिमांड में कोई खास बढ़ोतरी हुई है, वो तो हो नहीं रही है। और चाइना की अर्थव्यवस्था जो है उनका, चूंकि चाइना बहुत बड़ा आयातक है और उपभोक्ता भी है, तो वहां से कोई ऐसा डेटा निकल के नहीं आता है जिससे ये समझ में आए कि भाई आने वाले समय में वहां मांग भी बढ़ जाएगी। और भारत में भी मानसून, भारत भी बहुत बड़ा बाजार है, मानसून में थोड़ी मांग में कमी आ रही है क्योंकि मूवमेंट जो है उसमें थोड़ा दिक्कत होता है। ट्रांसपोर्ट जो है उसकी डिमांड थोड़ी सी कम होती है। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि ठीक है, 80 गया है, ये उनका असेसमेंट है। ये सप्लाई साइड की कंसर्न्स हैं, अमेरिका के जो रिजर्व्स की बात है, ये सारे को लेकर के। दूसरी तरफ सऊदी अरब और रूस दोनों कोशिश कर रहे हैं तेल की कीमत ऊपर जाए। दोनों को पैसे की जरूरत है और दोनों का मानना है कि $80 पर बैरल लाना चाहिए। सऊदी अरब तो दरअसल $90 पर बैरल पर ब्रेंट को लेके आना चाहता है। तो कभी कभी जो मैनूवर ये लोग करते हैं उसमें इनको सफलता मिलती है, लिहाजा कीमतें ऊपर जाती हैं। सेंटिमेंट्स मैनिपुलेट करते हैं, जियोपॉलिटिक्स को ओवर रिएक्ट करते हैं, साथ में जो डिमांड का जो पिक्चर है उस पर जो है वो बढ़ा के बताते हैं। सप्लाई कंसर्न्स को लेकर के बाजार में तनाव पैदा करने की कोशिश करते हैं, उसका कई दफे ये नतीजा होता है ऊपर जाती है। लेकिन मुझे कोई वजह नजर नहीं आती कि जिस दाम पे आज पहुंचा हुआ है वहां वो टिक पाएगा, नीचे आएगा। ओके, शुक्रिया तनेजा जी।
पूरे फंडामेंटल्स को बताने के लिए कि क्या फंडामेंटल्स है, और आपको लग रहा है कि ये तेजी ज्यादा टिकेगी नहीं, कि ऊपर के भाव पर डिमांड को लेकर भी तो चिंता बनेगी, और ग्लोबल ग्रोथ को लेकर कंसर्न भी है। लेकिन एक बड़ा इवेंट भी है, वो है सेंट्रल बैंकों की बैठक, जो आज से फेड की बैठक शुरू हो रही है। केडिया जी, क्या लग रहा है, कच्चे तेल की चाल आगे आपको किस तरह की दिख रही है? क्या यहां से और तेजी बाकी है, या अब मुनाफा वसूलने का वक्त आ गया है? जो ट्रेडर्स हैं एमसीएक्स पर, उनको क्या सलाह देंगे केडिया जी अब? वेरी गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। डेफिनेटली अगर हम देखा जाए तो मार्च से लेकर अगर आप जुलाई के स्टार्टिंग तक देखेंगे तो मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा था, चाहे हम ब्रांड की बात करें चाहे डब्ल्यूटीआई की बात करें। बट जिस वॉल्यूम से हमने पिछले 2 सेशन में मार्केट में ब्रेकआउट आते हुए देखा, हमें लगता है डेफिनेटली 85 का लेवल आराम से ब्रांड टेस्ट करता हुआ दिखाई देगा, जबकि डब्ल्यूटीआई में भी हम देख रहे हैं कि 82 तक का लेवल देखने मिल सकता है, 81 82 के में, बिकॉज अब सप्लाई कंसर्न। कल रात को हमने चाइना से कुछ पॉजिटिव अपडेट आते हुए देखे, जिसके बाद बेस मेटल में जो गेन्स आया है उसका भी एक सपोर्ट कच्चे तेल में मिलेगा। नो डाउट टेक्निकली देखा जाए थोड़ा ओवरबॉट जरूर है, जिसकी वजह से घबराहट जरूर है। बट एक तरफ आप देखिए जुलाई और अगस्त में ओपेक प्लस में हमने प्रोडक्शन सऊदी से कट होते हुए देखा है, एक्सपोर्ट में कटौती होते हुए देखी है, और जिस ढंग से सेंट्रल बैंक कोशिश करी इकोनॉमी को पटरी पर लाते हुए, मुझे लगता है तेजी कायम रहेगी। बट टेक्निकली मार्केट थोड़ा सा एक ओवरबॉट होने की वजह से एक घबराहट जरूर है। बट ओवरऑल मुझे लगता है अगर डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें आज के ट्रेड सेटअप की, तो मुझे लगता है कि 6420 पे लेके चलिए, 6600 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। बट ओवरऑल अगर ये 6600 का लेवल तोड़ता है तो 6850 तक का भी लेवल हम देख पाएंगे। फेड की जो मीट है कल, वहां से कुछ अच्छे आउटकम्स और आने की उम्मीद है। चलिए, अब कच्चे तेल पर दिव्या आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, कोई ऑप्शन में ट्रेड है क्या? 6500 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदनी चाहिए क्या, आपको लग रहा है? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। कच्चे तेल की मैं बात करूं तो लास्ट 3 दिन में हमें एक अच्छी रैली देखने मिली। प्राइजेस मोर देन 4% ऊपर थे। ओपेक प्लस कंट्री ने जो मेजर लिया प्रोडक्शन कट करने का, तो उसके प्राइस को अच्छा सपोर्ट मिला। और यस्टरडे चाइना ने जो मेजर लिया प्रॉपर्टी मार्केट बूस्ट करने का, उसका भी हमें एक पॉजिटिव आउटकम देखने मिला कच्चे तेल के अंदर। कल के सेशन में कच्चे तेल ने एक टेक्निकल ब्रेकआउट दिया 6330 के ऊपर। उसके बाद हमें एक अच्छी रैली देखने मिली। तो ओवरऑल जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है और जो फंडामेंटल्स है वो प्राइसेस के लिए पॉजिटिव है, तो हम बाय ऑन डिप्स करके चल सकते हैं। 6500 का कॉल ऑप्शन है वो 170 के अराउंड बाई करे, स्टॉप लॉस हम 140 का रखें और टारगेट ऊपर में 210 का मेंटेन करें। तो 6500 के स्ट्राइक की कॉल खरीदना है 170 पे 210 के टारगेट के लिए, तो दिव्या की ये सलाह ऑप्शन में। भाविक, आप किस तरह से ट्रेड की सलाह देंगे? क्रूड में किस तरह से ट्रेडिंग रणनीति बनानी चाहिए और इस तेजी को किस तरह से प्ले करें? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। जैसे अभी हमने सुना कि एक टेक्निकल ब्रेकआउट भी हुआ है, क्योंकि बहुत टाइम के बाद अगर हम देखें तो 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर पहली बार क्रूड ने क्लोज दिया है, और ओवरऑल अभी भी अगर फंडामेंटल्स देखें तो पॉजिटिव है। हाँ, हालांकि थोड़ी रैली जरूर से ओवर स्ट्रेच है, बट यहाँ से अभी कोई रिवर्सल डायरेक्शन दिख नहीं रहा, कोई इंडिकेटर आ नहीं रहा। आई थिंक हम फ्लो के साथ ही जाएंगे कि जहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव है तो बाय डिप्स की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। ओवरऑल आई थिंक 6400 के करीब अगर आता है तो बाय कर सकते हैं 6520 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 6320 का। तो ये क्रूड को लेकर राय बनी है, लेकिन अब गोल्ड और सिल्वर की बात कर लेते हैं। चाल अगर आप देखें तो आज दायरे में ही है, हल्की तेजी दिख रही है। कल के सत्र में दबाव दिखा था दोनों ही काउंटर में। चांदी में तो गिरावट 800 रुपए से ज्यादा की थी कल, लेकिन आज दोनों ही काउंटर तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। केडिया जी, एक अहम हफ्ता है, फेड का फैसला आना है कल, ईसीबी का फैसला आना है। क्या लग रहा है किस तरह से रणनीति बनानी चाहिए? क्या रेंज देख रहे हैं आप इस हफ्ते क्रूड, ये गोल्ड की और सिल्वर की? देखिए, सोने चांदी में अगर हम परफेक्टली बात करें तो ईयर एंड तक, जैसे हमने सेंट्रल बैंक्स के भी हम इन्वेस्टमेंट बैंकर्स या हमारा भी जो व्यू है वो डेफिनेटली पॉजिटिव है, जहाँ पे नया हाई गोल्ड में लगता हुआ दिखाई देगा। और चांदी में भी लगभग हम देख रहे हैं $30 का लेवल दिखेगा अब। लेकिन डॉलर इंडेक्स को अगर हम देखते हैं तो एक अच्छी खासी गिरावट 9950 का बेस बना के अब रिकवरी कर रहा है। तो मुझे लगता है फेड की मीट से पहले मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, दबाव में रहेगा, जो कल के सेशन में भी हमने दबाव मार्केट में बनते हुए देखा था। तो ओवरऑल मुझे लगता है थोड़ी बहुत वीकनेस जरूर है मार्केट में, बट ये सस्टेनेबल नहीं रहेगी। लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी तेजी का है, तो बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड कर सकते हैं। आज मार्केट काफी सुस्त रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है टाइमिंग। तो मुझे लगता है कि आज दिन के सेशन में तो मार्केट काफी सुस्त रेंज में रहेगा, जहां पे हमको सोने में लेके ट्रेड किया जा सकता है। ओवरऑल हमें लगता है कि अपसाइड आज के लिए लिमिटेड रहेगा, तो 58,800 के करीब आए तो लेना चाहिए। अदरवाइज
मॉर्निंग सेशन में 59,200 इज गुड, क्योंकि कल भी हमने देखा था ये लेवल से एक बिकवाली है, तो 59,200 पे बेचिए, 59,400 का स्टॉप लॉस रखिए, 58,800 का टारगेट जब हो जाता है वहां से फिर बाइंग इनिशिएट करके चला सकते हैं। बाकी दिन में मार्केट में दबाव रहेगा, चांदी के अंदर भी ऐसा ही हाल रहेगा, मार्केट हायर लेवल पे थोड़ा दबाव रख सकता है फेड की मीट से पहले। ओके, आप भाभी आप क्या सलाह दे रहे हैं? लंबी अवधि में तो केडिया जी को तेजी लग रही है, लेकिन इंट्राडे के लिए इन्होंने बिकवाली की सलाह दी है। 74,800 पे चांदी को बेचना है और 59,000 के ऊपर गोल्ड को भी बेचकर ही जाना है। आप क्या सलाह देंगे? आप सहमत है? आपको भी लग रहा है कि अभी बिकवाली ही करनी चाहिए, शॉर्ट पोजीशन में ही बने रहना चाहिए गोल्ड सिल्वर में? जी ज़रूर सही। इनफैक्ट इनके लेवल्स और मेरे लेवल्स काफ़ी मैच हो रहे हैं। ऑल्दो कल एफओएमसी की बैठक है तो नोबडी इज़ गोइंग टू स्टिक देयर नेक आउट और लॉन्ग पोजीशन देयर, बट ऑफ कोर्स मुझे लग रहा है कि एफओएमसी के बाद एक अच्छी खासी रैली हो सकती है, क्योंकि अगर ओवरऑल हेज फंड्स की देखें तो लॉन्ग पोजीशन वो लोग ऐड कर रहे हैं। बट इंट्राडे मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट इवेंट से पहले थोड़ी बहुत और शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, मे बी थोड़ी लॉन्ग पोजीशन अनवाइड भी हो सकती है। तो आज के दिन अगस्त में गोल्ड में अगर थोड़ा भी उछाल आता है अराउंड 59,200, तो मैं शॉर्ट के रिकमेंड करूंगा 58,900 के टारगेट से, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 59,350 का। और उसके साथ चांदी भी अगर देखें तो चांदी में भी मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट इंट्राडे शॉर्ट करके ही चलना चाहिए। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा उछाल आता है 74,700 के करीब, तो शॉर्ट कर सकते हैं 73,900 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 75,200 का। तो दोनों में आज मेरे सेल की रिकमेंडेशन रहेगी इंट्राडे। यानी अब तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, गोल्ड और सिल्वर में बिल्कुल सिमिलर कॉल केडिया जी और भाविक की है। दिव्या, आप सहमत है दोनों एक्सपर्ट से? आपको भी लग रहा है बेचकर ही जाए गोल्ड और सिल्वर? करूँ तो लॉन्ग टर्म जो उसका आउटलुक है वो पॉजिटिव ही है, पर जैसे अभी फैक्टर्स प्ले हुए हैं, जैसे कि गोल्ड में हमें देखा कि एक करेक्शन देखने मिला ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का, 60,000 से लेके 59,000 तक लास्ट 3 दिन में। मेन रीजन उसका ये है कि डॉलर इंडेक्स, जिसमें एक अच्छी खासी रैली हमें देखने मिली है मोर देन 1% की, और साथ में ट्रेजरी यील्ड है उसमें भी एक अपटिक देखने मिली है, तो उसका हमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट गोल्ड और सिल्वर के प्राइजेस में देखने मिला है। प्राइजेस के अंदर मुझे लगता है कि वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी। आज कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा है, कल फेड की पॉलिसी है, और साथ में ईसीबी का भी मॉनेटरी पॉलिसी है, तो मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम रहेगा। अपन करंट जो प्राइस स्ट्रक्चर है तो उसके हिसाब से हम लोग 1-2 दिन के लिए सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी कर सकते हैं। गोल्ड जो है 59,350 का अराउंड सेल करे, स्टॉप लॉस हम 59,550 का रखे, और टारगेट नीचे में 59,400 का मेंटेन करे। और चांदी की मैं बात करूँ तो चांदी में भी हमें 3% से भी ज़्यादा करेक्शन देखने मिला है। टेक्निकली 73,800 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ये एक प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल है। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो हमें और भी एक सेलिंग देखने मिल सकती है। तो 73,800 का सेल करके चले, स्टॉप लॉस हम 74,100 का मेंटेन करें, और नीचे में टारगेट 73,400 का रखें। ओके, चलिए, गोल्ड और सिल्वर के बाद अब नेचुरल गैस। हालांकि पिछले हफ्ते यहाँ पर अच्छी तेजी दिखी थी और वो तेजी कंटिन्यू हो रही है, 224 के आसपास एमसीएक्स पर है। इंटरनेशनल मार्केट में भी तेजी दिख रही है। केडिया जी, नेचुरल गैस में क्या लग रहा है, किस तरह की चाल आगे रहेगी? इस तेजी के साथ ही अभी जाना चाहिए, तेजी का ही लग रहा है आपको आगे भी? देखिए, नेचुरल गैस में पिछले कुछ दिनों में एक कंसोलिडेशन देख रहे हैं हम लोग। 205 के नीचे प्राइसेस जा नहीं पा रहा है, 230 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। देखिए, सबसे पहले है, अगर हम स्टॉक की बात करें तो लगभग 82% अभी भी हम देख रहे हैं कि मार्केट में स्टॉक अवेलेबल है, या जो इन्वेंट्री है वो 5 साल के एवरेज के ऊपर है, जिसकी वजह से एक बड़ा जंप नहीं आ पा रहा है। बट वहीं अगर यूएस में वेदर कंडीशन की बात करें तो काफी सीवियर हीट है, समर्स है, जिसकी वजह से कूलिंग डिमांड कंटिन्यू मेंटेन है। तो टाइमिंग मुझे लगता है मार्केट एक रफ रेंज रहेगा जो 210 से 230 के बीच में। बट ध्यान रखिए, अगले 2-3 सेशन के अंदर अगर 230 का लेवल ब्रीच होता है तो हमें लगता है 260 तक का एक स्पाइक हम नेचुरल गैस में देख पाएंगे। तो काउंटर पे शॉर्ट बिल्कुल अवॉइड करके चलिए। इंट्राडे के लिहाज से अगर हम बात करें तो 220 गुड टू बाय, 214 का स्टॉप लॉस रखिए। इमीडिएट टारगेट 228 230 का ही है, बट 230 के ऊपर मुझे लगता है कम से कम 20 से 25 पॉइंट का एक बड़ा स्पाइक दे सकता है अगले 7 से 10 दिन के अंदर। भाविक, आपके पास ऑप्शन में कोई ट्रेड है क्या नेचुरल गैस में? क्योंकि एक वॉलेटाइल काउंटर है, तो ऑप्शन के जरिए ज्यादा बेहतर होगा ट्रेड करना। कोई सलाह? जी ज़रूर सही। इनफैक्ट 230 का जो कॉल ऑप्शन है अराउंड 24 अगस्त वाला स्ट्राइक प्राइस का, तो वो अभी 11-11.60 के आसपास चल रहा है, तो वो थोड़ा डिप मिलता है 11.40 से 11 के करीब।
तो बाय कर सकते हैं 14 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 9.50 का, और ये आई थिंक 3 से 4 दिनों के लिए एक कॉल है। तो नेचुरल गैस में ऑप्शन के जरिए 230 के कॉल ऑप्शन से बाय कर सकते हैं। ओके, यानी कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह, 230 की कॉल खरीदने की सलाह है भाविक की। आप सहमत है दिव्या? आपको भी लग रहा है कि कॉल ऑप्शन ही खरीदे नेचुरल गैस में, या आपकी कॉन्ट्रा कॉल है? नेचुरल गैस की मैं बात करूँ, जो न्यूज़ फ्लोज उसमें आ रहा है वो मिक्स है। टेक्निकली मैं बात करूँ तो 215 से लेके 228 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। जब तक प्राइजेस ये रेंज में ट्रेड कर रहा है तब तक मुझे कुछ बड़ा मोमेंटम दिख नहीं रहा है। अगर ये रेंज ब्रेकआउट होता है तो ये हमें एक ट्रेंडिंग मूव देखने मिल सकता है। चार्ट पैटर्न के हिसाब से हमें सेल ऑन राइज करके चलना चाहिए नेचुरल गैस में। 220 का जो कॉल ऑप्शन है वो 10 के अराउंड बाई करे, स्टॉप लॉस हम 7 का रखें और टारगेट ऊपर में 14 का मेंटेन करें। ओके, यानी एक कॉन्ट्रा कॉल है यहाँ पर नेचुरल गैस की। 220 की स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदना है 10 रुपए के आसपास, और भाभी की जो कॉल थी वो कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह दी गई थी भाभी की तरफ से। 230 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह भाभी की तरफ से। चलिए बेस मेटल्स की चाल देख लेते हैं। बेस मेटल्स में आज कॉपर और जिंक अच्छी तेजी है, धीरे धीरे तेजी बढ़ती जा रही है। 217 के ऊपर अब जिंक आ गया है। कॉपर अब 736 रुपए के ऊपर, और एल्युमिनियम 198 रुपए 50 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेड सुस्त है 185 रुपए के आसपास। दिव्या गगलानी, आपको कुछ पसंद आ रहा है बेस मेटल्स में? आज क्या ट्रेड करें, किस तरह से ट्रेडिंग करनी चाहिए आज? पूरे बेस मेटल पैक में हमें एक अच्छी रैली देखने मिली थी कल के सेशन में। चाइना ने जो प्रॉपर्टी मार्केट बूस्ट करने के लिए पॉलिसी एडजस्ट करने की बात रखी है, तो उसके बाद हमें एक अच्छी रैली आई है। प्रॉपर्टी मार्केट का जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा बूस्टअप हुआ है। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर अभी फिलहाल पॉजिटिव दिख रहा है फंडामेंटली, तो बाय ऑन डिप्स करके चलना चाहिए। कॉपर हम 733 के अराउंड बाई करें, स्टॉप लॉस हम 730 का रखें और टारगेट ऊपर में 737 का मेंटेन करें। और एल्यूमिनियम भी अच्छा दिख रहा है चार्ट पे, वो 197 के अराउंड बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 196 का रखें और टारगेट ऊपर में 198.50 का मेंटेन करें। तो एल्युमिनियम खरीदारी की सलाह 197 रुपए पे खरीदे, 198 रुपए 50 पैसे के हिसाब से। भाविक, आपको क्या पसंद आ रहा है बेस मेटल्स में आज? जी, मुझे ज़िंक ज़्यादा बेहतर आ रहा है, क्योंकि चाइना के फैक्टर के बाद भी अगर हम देखें टेक्निकली, तो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में जो ज़िंक का प्राइसेस है वो 212.50 से 213 में काफ़ी टाइम उसने सपोर्ट लिया है, तो एक अच्छा बेस बन चुका है। और कल भी हमने देखा कि वही बेस से ही उसने एक रिबाउंड प्राइस दिया है, तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट ये जो प्राइस एक्शन है कंटिन्यू रहेगा। तो आज के दिन 215 के करीब ज़िंक का जो अगस्त का वायदा है वो बाय कर सकते हैं 218 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 213 का। जिंक खरीदने की सलाह 215 पे खरीदे और टारगेट 218 का। कॉपर और जिंक पर आपकी सलाह क्या होगी केडिया जी, क्या करना चाहिए? दोनों में सबसे ज्यादा तेजी आज दिख रही है। देखिए जो मुझे डेफिनेटली अगर हम देखें तो कॉपर और जिंक की ऐसे कमोडिटी जिसमें एक अच्छा खासा मूवमेंट काफी टाइम से बना हुआ है। लेड काफी सीमित दायरे में है, एल्यूमिनियम भी 200 के ऊपर नहीं जा रहा है। तो आई थिंक कॉपर की अगर बात करें अगस्त वायदे की, तो हमें लगता है कल रात को जो प्रॉपर्टी मार्केट में लेकर चाइना ने कुछ स्टिमुलस की घोषणा की और आगे भी उम्मीद है कि अगले 7-8 दिन के अंदर रेट कट या और कोई अपडेट आएगा तो पूरे बेस मेटल को सपोर्ट मिलेगा। तो टेम्परेरी मुझे लगता है कि कॉपर के अंदर 732 की रेंज में लेके चले। इमीडिएट टारगेट तो 742 का रहेगा, बट कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि 15 अगस्त तक की अगर हम बात करें तो 760 770 तक के भी लेवल हम कॉपर में देख पाएंगे, जिस से चाइना की तरफ से जो होप्स बन रहे हैं वो काफी सपोर्टिव है। वहीं अगर जिंक की बात करें तो जिंक के अंदर टेम्परेरी तो टारगेट 219 के लिए करंट मार्केट से ले सकते हैं। नई तेजी के लिए 220 का लेवल तोड़ के होल्ड करना चाहिए, बट पूरे बेस मेटल में मुझे लगता है कॉपर बेहतरीन पीक रहनी चाहिए, जो ऊपर में इमीडिएट में तो 742 अगस्त वायदा, बट अगर कोई 15 दिन के लिए भी लेके चले तो 760 765 का लेवल बैक मिनिमम दिखा सकता है। कहने कॉपर 219 के टारगेट के लिए और कॉपर 742 के टारगेट के लिए, और जिंक 219 रुपए के टारगेट के लिए आप खरीद सकते हैं। चलिए एग्री मार्केट का रुख कर लेते हैं। ग्वार पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। ग्वार में आज शुरुआती तेजी के बाद अब दबाव दिख रहा है। ग्वारगम का वायदा 12,200 के आसपास आ गया है, 4.5% से ज्यादा की गिरावट। ग्वार सीड 6,000 के नीचे, यहाँ भी 4.5% की गिरावट दिख रही है। भाविक, क्या लग रहा है ग्वार सीड और ग्वारगम में क्या करना चाहिए अब? देखिए, अभी भी ट्रेंड तो पॉजिटिव है, तो मुझे नहीं लग रहा कि ज़्यादा करेक्शन हो सकता है। मे बी शायद टेक्निकल थोड़ा करेक्शन आ सकता है, बट वही करेक्शन पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, ना कि यहाँ से नई शॉर्ट करनी चाहिए। तो गुआर सीड में अगर अगस्त में 5900 से 5080 के करीब आता है तो मैं लॉन्ग के रिकमेंड करूँगा 6100 के टारगेट के लिए।
और स्टॉप लॉस रहेगा 5800 का, और ये 1 से 2 दिन का कॉल है। ओके, ग्वार पर आपकी राय क्या है केडिया जी, क्या करना चाहिए, क्या लग रहा है, और किस किस तरह की रिपोर्ट आ रही है अब तक सोइंग की राजस्थान से? देखिए, सोइंग में अभी भी डेटा काफी आने बाकी है, बट जिस ढंग से बेमौसम बरसात, बेमौसम तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ, बरसातें जिस ढंग से हुई है, ये कहीं ना कहीं एक कंसर्न दे रहा है ग्रोथ को लेकर, और साथ में शिफ्टिंग भी हमने दूसरे क्रॉप्स पे आते हुए देखी है। वहीं एक्सपोर्ट की डिमांड कंटिन्यू प्रबल रहने की उम्मीद है, जो प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। बट टेक्निकल ग्राउंड पे जब हमने पहले भी कहा था कि 5850 एक की रेजिस्टेंट है, अगर प्राइसेस इसको लेवल तोड़ देता है तो इमीडिएट टारगेट हम 6150 और अगस्त मिड तक हम 6400 का लेवल देख पाएंगे। बट टेक्निकल चार्ट्स पे एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन भी हुआ है, और जो बता रहा है कि 6100 के ऊपर अगर गवार शीट जाती है तो कहीं ना कहीं हम 6400 प्लस की भी टारगेट कर सकते हैं। वहीं गवार गम में भी अगर देखें तो तेजी बनी हुई है, क्योंकि गवार गम गवार शीट रेशियो में एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है, जो दर्शाता है कि गवार गम गवार शीट को आउट प्रोसीड करता हुआ दिखाई देगा। जहां पे हमें लगता है कि 11850 के ऊपर कंटिन्यू मेंटेन होने पे हम लगभग 12800 से 13000 तक का बैर मिनिमम लेवल गवार गम में भी देख पाएंगे। तो इंटरडे के प्रोस्पेक्टिव से भी बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के चलिए, बट अगर यहाँ से हफ्ता 10 दिन का व्यू लेके चलते हैं तो बिल्कुल गवार शीट गवार गम दोनों ही काउंटर में लेके चलिए। ओके, चलिए मसालों की चाल देख लेते हैं। हालांकि मसालों में शुरुआती तेजी के बाद अब धनिया और जीरा, इन दो काउंटर पर दबाव दिख रहा है। धनिया फिसल के 7800 तक आ गया है, शुरुआती कारोबार में 7900 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और जीरा 60000 के आसपास आ गया, यहाँ भी आधे % से ज्यादा की गिरावट है। लेकिन टर्मरिक की तेजी बनी हुई है। केडिया जी, क्या करना चाहिए तीनों ही काउंटर में? क्या लग रहा है, कहां पर तेजी ज्यादा दिख रही है, कहां पर दबाव की संभावना है? देखिए, पूरे मसाले पैक की अगर हम बात करें तो मार्केट मुझे लगता है कि पॉजिटिव जोन में ही है। नो डाउट एक वॉलेटिलिटी का ट्रिगर मार्केट में कंटिन्यू बना हुआ है, जिसकी वजह से तीनों कमोडिटी के अंदर हम आने वाले दिनों में और वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखेगी। खास करके सबसे पहले अगर जीरे की बात करें तो जीरे में हमने जैसे पहले भी कहा था कि मिड ऑफ अगस्त तक हमें तेजी लगती है, जो 64 से 65,000 का लेवल दिखा सकता है। करंटली प्राइसेस में बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के चलिए, 60,000 के नीचे होल्ड करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। 60 के करीब लेके चलिए, 62,563 तक के धीरे धीरे करके तेजी बनेगी, बट 15 अगस्त तक तेजी है। वहीं अगर हल्दी की बात करें तो हल्दी में भी हमने एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए देखी। स्विंग में ड्रॉप है और डैमेजेस भी काफी रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइजेस को एक अच्छा खासा गेन मिला है। एक्सपोर्ट की डिमांड भी कंटिन्यू मेंटेन है, तो हल्दी में भी मुझे लगता है कि प्राइजेस में नो डाउट एक बड़ी तेजी के बाद थोड़ा सा एक पुल बैक जरूर दिखाया है काउंटर, बट 12,000 के आसपास मिलने पे लेके चलिए। 13,200 का लेवल तोड़ने पे 13,500 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे। आज थोड़ा सा एक ड्रॉप दिन के सेशन में दिख रहा जरूर है, बट 13,000 के करीब भी अगर लेके चले तो कोई बड़ा रिस्क नहीं है। वहीं धनिया की अगर बात करें तो कैरी और स्टॉक काफी ज्यादा होने की वजह से ये उम्मीद है कि हायर लेवल पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल जाएगा, बट जिस वॉल्यूम के साथ कल हमने 7750 का लेवल टूटते हुए देखा है, अगला टेक्निकल लेवल जो दिखाई दे रहा है वो 8150 का आ रहा है। लगभग 65% अराइवल मंडियों में आ चुकी है, जिसकी वजह से कोई बड़ा रिस्क दिखाई नहीं दे रहा है। नो डाउट सितंबर में हम देख रहे हैं कि एफईडी का माल मार्केट में आएगा, जिसकी वजह से एक प्रॉफिट बुकिंग हिट कर सकता है, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि करंट लेवल से भी अगर लिया जाए 7750 के करीब, तो इमीडिएट टारगेट 8000 के करीब 7950 का रहेगा, बट शॉर्ट तीनों ही कमोडिटी में टाइमिंग नहीं करना है। चलिए, तो ये रहा है मसालों को लेकर पूरा आउटलुक, केडिया जी ने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं और एक और अहम खबर है वो राइस को लेकर कि एथेनॉल बनाने वाली डिस्टिलरीज को एफसीआई से चावल सप्लाई पिछले एक हफ्ते से बंद है। इससे करीब 100 डिस्टिलरीज पर संकट छा गया है, क्योंकि अगर एथेनॉल उत्पादन बंद करती हैं तो उनके जो कारोबार पर काफ़ी असर होगा, और एफसीआई इन्हें 2,000 रुपये यानी 20 रुपये प्रति किलो के भाव पर चावल की सप्लाई कर रही थी। वो चावल सप्लाई बंद हो गए हैं। 34 लाख टन सरकार ने 2022-23 के लिए चावल की सप्लाई इन डिस्टिलरीज के लिए तय कर रखा था टारगेट को, लेकिन उस टारगेट से अभी काफ़ी कम यानी सिर्फ 14 लाख टन की ही सप्लाई हुई है। केडिया जी, इस खबर को कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई चावल के प्राइस को लेकर चिंता लग रही है, इसलिए सरकार इस तरह से फैसले रही है? पहले गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई गई, और अब इस तरह के फैसले की एथेनॉल उत्पादन वाली जो डिस्टिलरीज है उनको भी अब सप्लाई बंद कर दी गई है। बिल्कुल, ऑलरेडी हमने देखा इसी चीज को गवर्नमेंट ने भापते हुए पहले से ही काफी स्टेप्स लिया है। इनफैक्ट खास करके हमने जो 2-3 दिन पहले एक अपडेट आते हुए देख रहे हैं कि यूएस साइड में ऑलरेडी हमने काफी ज्यादा ग्लोबल मार्केट में ही पूरा कंसर्न देखा है। तो गवर्नमेंट ने इस चीज को वापस देखते हुए जो स्टेप्स लिए हैं, और खास करके एथेनॉल के लिए जो चावल की सप्लाई है
ये कहीं ना कहीं एक कंसर्न रहेगा, बिकॉज जिस ढंग से कच्चा तेल बढ़ रहा है, एथनॉल और बायोफ्यूल की जो डिमांड है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि भाव में तेजी देखने मिल सकती है। गवर्नमेंट ने इसी चीज को भापते हुए काफी एक्शंस पहले भी लिए है, बैन ऑफ एक्सपोर्ट भी किया है, बट आई थिंक थोड़ा सा कंसर्न रहेगा और प्राइजेस में एक सपोर्ट हुआ दिखाई देगा। शुक्रिया केडिया जी आपका, भाविक आपका, दिव्या गगलानी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। मुनाफे की मंडी में इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौट